नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिंग गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको अलिंग गुणसूत्र संबंधी विकृतियां बता दी थी। यहां पे क्या बता रहा हूं, लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां। क्या आ जाता है यहां पे, लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां। ये मेरे पास बची जाती है लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां। मतलब अब इसमें लिंग गुणसूत्र क्या होगा आपके पास में, यहां पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। यहां पे असामान्यतः विकृतियां कौन कौन सी हो सकती है, इसमें एक नंबर पे अपन बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम। क्या बात करेंगे, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। टर्नर सिंड्रोम जो आपके पास में आ रहा है, ये महिलाओं के अंदर होने वाली बीमारी है, जिसमें महिलाओं का एक एक्स गुणसूत्र जो है वो डिलीट हो जाता है या हट जाता है। इसलिए महिलाओं के अंदर सिर्फ 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पहला बिंदु आपको यह लिखना पड़ेगा कि किसमें होने वाली बीमारी है, आपके पास में मादाओं में। ठीक है ना, क्या होता है आपके पास में, मादाओं लिख दो डायरेक्ट, मादाओं में होती है ये। ठीक है, अभी दूसरे नंबर पे पॉइंट पे आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, टर्नर सिंड्रोम के अंदर ही, ये तो किसमें हो रहा है, मादाओं के अंदर हो रहा है, यानी कि फीमेल्स के अंदर रहेगा ये आपके पास में। क्या पॉइंट लिखूं मैं यहाँ पे आपके पास में, कि एक एक्स गुणसूत्र के, एक एक्स गुणसूत्र के ना होने के कारण, अनुपस्थित होने के कारण होता है। ठीक है, एक एक्स गुणसूत्र के अनुपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो जब कभी भी गुणसूत्र की पूरी संख्या 46 में से यदि एक गुणसूत्र डिलीट हो जाता है या अनुपस्थित रहता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसोमी। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम ट्राइसोमी। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मोनोसोमी का नाम देते हैं। तो इसका भी कैसा रह सकता है अपने पास में, इसका ऐसा रख सकता है, जब गुणसूत्रों की संख्या से एक गुणसूत्र कम हो जाए तो इस अवस्था को मोनोसोमी या एकाधी न्यूनता 2n-1 कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 2n-1। चाहे संख्या कितनी भी हो जाए बेटा आपके पास में, क्या कहेंगे अपन लोग इसको, 2n-1 का नाम देते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। गुणसूत्र संख्या से एक गुणसूत्र कम हो जाए तो इस अवस्था को मोनोसोमी या एकाधी न्यूनता कहते हैं। ठीक है, यहां पे इसका जो जीनोटाइप लिखा जाएगा वो किस प्रकार लिखा जाता है, इसका जीनोटाइप लिखा जाता है 44 + X0 मतलब 0। टोटल कितने होते हैं यहाँ पे, 45 गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र, एक एक्स लिंग गुणसूत्र की यहां पे क्या होगी, कमी हो गई। ठीक है, एक एक्स लिंग गुणसूत्र क्या हो गई, यहां पे कमी हो गई है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं, अपने 45 गुणसूत्र हो गए। अलिंग गुणसूत्र 44 के 44 वैसे पड़े, अलिंग गुणसूत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस वजह से इसको लिंग गुणसूत्रीय विकृतियों के अंदर शामिल किया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहां पे टर्नर सिंड्रोम में ऐसी स्त्रियां जो होती है वो नर की भांति व्यवहार करने लग जाती है, मतलब नर के लक्षण इनमें क्या होते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स में आपके पास में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसी स्त्रियों में क्या होगा आपके पास में, इनकी लंबाई कम होती है और लैंगिक विकास भी क्या होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, पहले तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एक नंबर पे, जैसे अपन बात कर रहे हैं यहां पे लक्षण की, क्या लक्षण की बात करेंगे, लैंगिक विकास धीमे, ठीक है,
रज चक्र प्रभावित स्तन ग्रंथियों का कम विकसित होना। उसके अलावा क्या हो सकता है आपका इसमें, लंबाई अधिक, कंधे चौड़े, नर के भांति लक्षण, नर के भांति लक्षण प्रकट होना। स्त्री बंधीय होती है। स्त्री क्या होती है, बंधीय। बंधीय मतलब कभी मां नहीं बन सकती। ये आपके पास में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम के लक्षण होते हैं स्टूडेंट्स। 3000 बच्चे पर इसकी एक की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। और याद रखना आपका इसमें मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, ये मंद बुद्धि भी हो सकते हैं। और रेशियो क्या रहता है आपका इसमें, 3000 पे 1 का रेशियो रहता है, ठीक है। ये रेशियो है, इसका अनुपात है, सॉरी, ठीक है। रेशियो से क्या तात्पर्य है, अनुपात है। दूसरी बीमारी होती है मेरे पास में कौन सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये नर के अंदर होने वाली बीमारी है। किसमें, नर के अंदर होने वाला सिंड्रोम है, जिसके अंतर्गत नर के लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक्स वाई होते हैं। नर के लिंग गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी आ जाती है, जिसकी वजह से होता है ये चीज। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसमें होता है आपके इसमें, नर में होने वाली विकृति। किसमें होती है, नर में होने वाली विकृति होती है। 2 नंबर पे मैं बात करूंगा आपके पास में, यहां पे होगी ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी बार बार परिभाषा लिखूंगा नहीं, गुणसूत्र की संख्या में एक की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, 2n+1 हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें अपन लिख देते हैं, इसमें नर में एक एक्स गुणसूत्र के अधिक आने से यह सिंड्रोम उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कैसे हो जाएगी चीजें, इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इसके जीनोटाइप से आपको शायद समझ में आ जाए। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 44, वो एज इट इज पढ़े, इसमें कोई संभावना ही नहीं है, प्लस एक्स एक्स वाई। सामान्य रूप से क्या होता है हमारे पास में, केवल एक्स वाई होता है, लेकिन असामान्य रूप से क्या हो रहा है, एक एक्स गुणसूत्र क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार कितने गुणसूत्र हो जाएंगे हमारे पास में, यहाँ पे 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 47। और 47 गुणसूत्र मतलब हो गया आपके पास में क्या, ट्राइसोमी, ठीक है। पिछले वीडियो में बताया था आपको ट्राइसोमी 2n+1, जिसने नहीं देखा वो जरूर जाके देखेंगे। ट्राइसोमी, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्राइसोमी कहेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। याद रखना, इसमें कोशिका में जनरली मैंने 47 बताया है, कई बार 48 भी हो सकता है, कई बार 49 भी हो सकता है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। यह सामान्य रूप से बताया मैंने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपको। असामान्य रूप से और बता देता हूं कि गुणसूत्र की संख्या जो है 48, 49 तक भी हो सकती है, ठीक है। 48, 49 तक हो सकती है, ठीक है ना। 48, 49 तक हो सकती है। इनमें भी क्या रहता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ही रहता है। क्या रहता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रहता है। नर के अंदर होने वाली बीमारियां हैं। तो अब क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी बता देता हूं आपको। मेन जीनोटाइप ये याद रखना, अगर आपको पूछे तो कोई परीक्षा के अंदर केवल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप लिखिए तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। उसके अलावा क्रोमोसोम कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे आपके इसमें 1 नंबर पे आ गया 44 + XXY। तो यहाँ पे एक एक्स गुणसूत्र क्या आया है, एक्स्ट्रा आया है। तो इसमें कितने हो गए, 47 हो गए। 2 नंबर पे आया 44 + XXXY, ठीक है। कितना आ गया आपके पास में, XXY।
तो यहाँ पे 2x गुणसूत्र क्या हुए हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो कितने हो गए आपके पास में 48 हो गए। 3 नंबर पे अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास में 3x गुणसूत्र आ जाएंगे, 44 प्लस 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे कितने हो गए 49 हो गए, मतलब 3x गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गए। बाकी तो एज इट इज पड़े ही हैं आपके पास में, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि एक x और एक y भी ज्यादा आ सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 44 प्लस x x y y, तो यहाँ पे भी आपके पास में कितना हो सकता है 48 नहीं सॉरी 49, हाँ 48 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे 2x और एक y भी एक्स्ट्रा आ सकता है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 44 प्लस x x x y y, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो क्या समझे आप लोग कि कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि जरूरी नहीं है कि एक x गुणसूत्र, इसमें एक x गुणसूत्र एक्स्ट्रा आया, इसमें 2x गुणसूत्र एक्स्ट्रा है, इसमें 3x गुणसूत्र एक्स्ट्रा है, इसमें एक x और एक y एक्स्ट्रा आया, इसमें 2x और एक y एक्स्ट्रा आया। समझ रहे मेरी बात को? तो ये आपके पास में क्या हो सकता है कि विकार उत्पन्न होने की संभावना इस प्रकार रह सकती है इसके अंदर। इन असामान्य क्रोमोसोम संख्या वाले पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण दिखते हैं, मतलब ऐसा पुरुष स्त्रियों की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें अपन लक्षण लिख सकते हैं ना बेटा, यहाँ पे तो अपन लिखते हैं, लक्षण की बातचीत कर लेते हैं इसके अंदर कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहला तो ऐसा पुरुष नर की भांति स्त्री की भांति व्यवहार करता है, स्त्री के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं स्त्री के समान, तो अपन वो देख सकते हैं। अपन स्त्र लिखा मैंने, स्त्री करना पड़ेगा इसको, ठीक है। पुरुष जो है वो अल्प बुद्धि हो सकता है, हाथ पांव अधिक लंबे हो सकते हैं, ठीक है, अल्प बुद्धि। 2 नंबर पे मैं बात कर लेता हूं, यहां पे आपके पास में जो डिस्कस कर रहा हूं मैं वो है स्तन ग्रंथियों का विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास। 3 नंबर पर बात करता हूं लंबाई छोटी या लंबाई कम। 4 पे आवाज पतली होना। 5 पे दाढ़ी मूंछ का विकास नहीं होना, नहीं होना, ठीक है। और क्या हो सकता है, बंदीय तो होगा ही होगा, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। और गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, स्त्री स्तन पुरुष, यानी कि जब स्त्री में मतलब ऐसे पुरुष जिसमें स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। क्या होता है गायनेकोमेस्टिया, मतलब स्त्री के समान लक्षण डेवलप होना। और क्या हो सकता है, बंदीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंदीय, ठीक है, मतलब कि नर जो है वो शुक्राणु उत्पन्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी। ये 2 बीमारियां बताई मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑलराइट ना। नाउ लुक एट हियर द थर्ड डिजीज। अब नॉर्मल आ रही है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन को पढ़नी तो पड़ेगी अपने पास में। तीसरा जो आ रहा है अपने पास में, स्त्रियों में अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की स्थिति। तो ये अपने नाम है, हेडिंग है, स्त्रियों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की स्थिति, ठीक है। ये आपके पास में आएगा, स्त्रियों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की स्थिति। इनमें भी कुल क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र 47 से 49 तक होते हैं, लेकिन यह वृद्धि अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण ही होती है। सिर्फ एक्स गुणसूत्र बढ़ेगा। ऐसे महिलाओं में लैंगिक लक्षण देरी से विकसित होते हैं। मतलब इसका आपके पास में चीज ध्यान रख लेना आप लोग कि भाई सिर्फ एक्स गुणसूत्र बढ़ेंगे केवल, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या कितनी रहेगी इसके अंदर, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कुल 47 से
49 तक होती है। कितनी होती है? 47 से 49 तक होती है। ठीक है, लेकिन यह वृद्धि केवल और केवल, लेकिन यह वृद्धि केवल x गुणसूत्र की अधिकता के कारण होती है। ठीक है, क्या होती है? x गुणसूत्र की अधिकता के कारण होती है। दैट मीन्स यहां पे क्या आ जाएगा? 44 प्लस एक्स एक्स वाई, एक तो ये हो गया 47 वाला, 44 प्लस एक्स 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 वाई कितना हो गया? 48 हो गया। 44 प्लस एक्स 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 वाई मतलब कितना हो गया? 49। मतलब वाई गुणसूत्र पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, सॉरी इसके अंदर अपन सॉरी वाई क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? मेल के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पे आपके पास में वाई नहीं आएगा। ठीक है, इसको एक बार मिटाना पड़ेगा हमको। इसका यूं रहेगा 44 प्लस एक्स 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 बराबर 47, ये रहेगा 45 46 47। 44 प्लस एक्स 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 48। ठीक है, अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र डेवलप हो रहे हैं। 44 एक्स 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 बराबर 49। ये आपके पास में इनका विकार का रहेगा। तो इसमें क्या होगा? इनमें विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं आपके पास में? महिलाओं में लैंगिक लक्षण देरी से विकसित होते हैं। लक्षण आपको लिखने हो तो यहां पे लिख सकते हैं, लक्षण में आ जाएगा महिलाओं में लैंगिक लक्षण देरी से विकसित होते हैं और अल्प बुद्धि भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? अल्प बुद्धि। ठीक है, कैसी हो सकती है? अल्प बुद्धि भी हो सकती है महिलाएं। अब इसका उल्टा ले लें चौथी बीमारी के अंदर अगर अपन लोग, तो पुरुषों में अतिरिक्त गुणसूत्र। ठीक है, पुरुषों में अतिरिक्त गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र एक अतिरिक्त, पुरुषों में अतिरिक्त वाई गुणसूत्र, एक ही सिर्फ वाई गुणसूत्र, सिर्फ एक वाई गुणसूत्र की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इन पुरुषों में कुल संख्या 47 रहेगी, गुणसूत्र की संख्या कितनी रहेगी? ट्राइसोमी हो रहा है, गुणसूत्र की संख्या बराबर 47। इसका जीनोटाइप रहेगा 44 प्लस एक्स वाई वाई। ठीक है, कितना रहेगा आपके पास में? 44 प्लस एक्स वाई वाई। इन पुरुषों में जननांगों का विकास असामान्य होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जननांगों का विकास असामान्य होता है। ठीक है, क्या होता है? जननांगों का विकास असामान्य होता है। विशिष्ट लक्षण असामान्य लंबे, अल्प बुद्धि, अल्प वृद्धि। ठीक है, असामान्य लंबे व असामान्य बुद्धि। ठीक है, असामान्य लंबे व असामान्य क्या आ जाएगी? बुद्धि। तो ये समस्त जानकारियां जो मैंने दी है आपको, ये किसके बारे में बताइए आप लोगों को? लिंग गुणसूत्र के अंदर अधिकता या न्यूनता से होने वाली बीमारियों के बारे में अवगत करवाया है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है लिंग सहलग्न वंशागति। लिंग सहलग्न वंशागति भी आपके पास में बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और ये समझ लीजिए ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपने पास में। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट तो अपन कर देते हैं लेकिन एंड शायद इस वीडियो में ना हो। लिंग सहलग्न वंशागति मतलब कि यह जीन से संबंधित बीमारी है। इसमें गुणसूत्र की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सारी जीन से संबंधित बीमारियां हैं। इसका तात्पर्य यह है यहां पे कि लिंग गुणसूत्र के ऊपर जीन के अंदर डिफेक्ट आएगा, गुणसूत्र के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। गुणसूत्र की संख्या सामान्य रहेगी, गुणसूत्र की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ या तो एक्स्ट्रा जीन आ गया
या चला गया, ठीक है, या डबल आ गया या नहीं आया। जीन विकृति है एक तरीके से देखा जाए तो, ये क्या है, जीन विकृति है ये। तो लिंग संलग्न के बारे में अपन बात करते हैं, ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित हो और उन्हीं के साथ क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो, उनको बोलते हैं लिंग संलग्न जीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे लक्षण, क्या हो जाएगा, परिभाषा देखना, ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित हो और उन्हीं के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। तो ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं आपके पास में, तो वंशानुगत होते हैं, तो लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ऐसे लक्षण लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं, लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। और इन लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति को हम लोग कहते हैं लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन जो है वो पुरुष और स्त्री दोनों में प्रकट हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक्स गुणसूत्र तो नर में भी मिलता है और मादा में भी मिलता है। तो ये भी लिख सकते हो, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन नर व मादा दोनों में पाए जा सकते हैं, पाया जा सकता है। ठीक है ना, क्या हो सकता है, पाया जा सकता है बेटा इसके अंदर। अतः इन जीनों की अभिव्यक्ति आड़ी तिरछी व्यक्ति को आड़ी तिरछी या क्रिस क्रॉस आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, इन जीनों की अभिव्यक्ति को क्रिस क्रॉस आनुवांशिकी या वंशागति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस आनुवांशिकी कहते हैं बेटा इसको। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। और अगर अपन और आगे बढ़े, इस प्रकार की वंशागति में जनक पीढ़ी का लक्षण पुत्री के माध्यम से अगले में क्या होगा, स्थानांतरित होगा। जाहिर सी बात है बेटा कि अगर मैं कह रहा हूं यहां पे कि यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे एक एक्स एक्स है, अगर इन दोनों पे आया है आपके पास में कोई जीन, तो पुत्री के माध्यम से आगे स्थानांतरित हो सकता है ना, क्योंकि पुत्री के पास में 2x गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 2x गुणसूत्र होते हैं। तो ये सब बातें तो हम अभी आगे जेनेटिक्स के अंदर पढ़ ही लेंगे, कोई घबराने की जरूरत है नहीं इसके अंदर आप लोगों को। ठीक है ना, ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब अपन लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे बीमारी के बारे में, जो एक्स लिंग गुणसूत्र संलग्न बीमारी है, मतलब एक्स गुणसूत्र के चिपक के अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होती है। इसमें सबसे पहले बीमारी का नाम आता है हमारे पास में, कौन सी, हीमोफीलिया। कौन सी आ रहा बीमारी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में हम लोगों को बातचीत करना है। सबसे पहले विकार है कैसा, इट इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मतलब कि ये आपके पास में क्या है कि मतलब रक्त संबंधी विकार है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। पहला पॉइंट तो मैं इसके अंदर यही दर्ज करूंगा, क्या है ये आपके पास में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर।
ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ये आपके पास में। एक्स लिंक आपके पास में यही है, एक्स सहलग्न अप्रभावी विकार है आपके पास में, ठीक है ना। क्या होता है आपके पास में, एक्स संलग्न लिंग संलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है ये, ठीक है। लिंग संलग्न, लिंग संलग्न में भी एक्स गुणसूत्र की बात कर रहा हूं, लिंग संलग्न अप्रभावी जीन के प्रभावी होने से यह विकार होता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, यह विकार होता है एक्स क्रोमोसोम के अप्रभावी जीन के प्रभावी होने से यह विकार क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। नॉर्मली वो अप्रभावी रहता है, लेकिन प्रभावी जिस वक्त हो जाता है तो यह विकार उत्पन्न हो सकता है। इस विकार में होता क्या है, रुधिर स्कंदन की क्रिया होती है, वो रुक जाती है। कहने का मतलब रुधिर स्कंदन में समय ज्यादा लगता है, मतलब आपको छोटी सी भी चोट लगी है तो ब्लड बहता रहेगा। क्यों? क्योंकि रुधिर स्कंदन कारक जो है वो अब्सेंट हो जाते हैं। रुधिर का स्कंदन बनाने वाले कारक का क्या होता है, अभाव होता है इसके अंदर, ठीक है ना। इस रोग में रुधिर स्कंदन बनाने वाले कारक का अभाव होता है। क्या होता है, अभाव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके कारण रुधिर स्कंदन नहीं हो पाता है, ठीक है, या समय ज्यादा लगता है रुधिर स्कंदन में, अर्थात रक्त का प्रवाह होता रहता है, ठीक है। ये भी याद रख लेते हैं, अर्थात रक्त का प्रवाह होता रहता है, रक्त का प्रवाह होता रहता है। लाइटनेस स्टूडेंट्स, ये बात आप दिमाग में रखिएगा इस चीज को। जैसे कोई जख्म होता है तो 5 से 7 मिनट से अधिक देरी तक बंद ना होता है तो उसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं। जैसे अगर कोई ब्लीडिंग हो गई, आपकी बॉडी के अंदर कोई ब्लड निकल रहा है, तो रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है, 5 से 7 मिनट। अगर 5 से 7 मिनट में क्लॉट जम गया तो ठीक है, अगर 5 से 7 मिनट से ज्यादा अगर आपको क्लॉट बनने में समय लग रहा है तो आप एक तरह से हीमोफिलिक पेशेंट है। क्या है, हीमोफिलिक पेशेंट। तो अगर आपके पास में रुधिर स्कंदन के समय 5 से 7 मिनट लग रहा है तब तो ठीक है, 5 से 7 मिनट से अधिक हो जाए तो आप क्या है, हीमोफिलिक पेशेंट के तौर पे काउंट होने लग जाते हैं, ठीक है ना। याद रखना, ये रोग भी केवल पुरुषों में होता है, लेकिन स्त्रियां इस रोग की वाहक होती है। केवल पुरुषों में ही नहीं होता, यह रोग अधिकतम पुरुषों में होता है, क्योंकि पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि स्त्रियां इस रोग की वाहक होती है। मतलब पुरुष प्रभावित होंगे, स्त्रियां वाहक होगी, मतलब स्त्रियों की वजह से पुरुष प्रभावित होंगे, क्योंकि स्त्रियों के पास में, आपके पास में क्या है, 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। इंग्लैंड की एक पूर्व रानी थी विक्टोरिया भी इस रोग की वाहक थी। अर्थात ये समझ लीजिए, जिन जिन को हीमोफीलिया है इस जीवन में, वो सब विक्टोरिया के वंश के हैं, रानी विक्टोरिया के वंश के हैं, ठीक है। उनकी संतानों की अनेक पीढ़ियों में पुरुषों को यह होता रहा, और हीमोफीलिया के रोगियों को मृत्यु से बचने के लिए रक्त के स्कंदन वाले कारकों का इंजेक्शन भी लगाते हैं। क्या करते हैं, रक्त के कारकों का बाहर से इंजेक्शन लगवाया जाता है हीमोफीलिया, ताकि क्या हो, रक्त का स्कंदन हो समय पे। अंडरस्टैंड ना। अब इसकी वंशागति देखिए आप लोग, वंशागति से आपको पता लगेगा इसके अंदर की वंशागति कैसे होती है। इसकी जेनेटिक्स को देखते हैं अपन लोग। वंशागति, इसकी वंशागति में अपन केस लेकर के स्टडी करेंगे। केस नंबर 1 में हमारे पास में एक नर है सामान्य, ठीक है, एक नर है सामान्य, और एक स्त्री है जो वाहक है।
ठीक है, मतलब अगर सामान्य नर का विवाह वाहक स्त्री के साथ, किसके साथ, वाहक स्त्री के साथ में अगर करवाया जाए, वाहक स्त्री मतलब उसके पास 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और एक एक्स गुणसूत्र के ऊपर क्या है, हीमोफिलिक जीन है। कौन सा है, हीमोफिलिक जीन। अच्छा, इसको हटा के एच लिखते हैं, हीमोफिलिक जीन है। तो क्या संतति के अंदर क्या जेनेटिक्स रहेगी वो हमको यहां पे देखने का है। यहां पे गुणसूत्र को अलग कर दीजिए एक्स और वाई, यहां पे भी अलग कर दीजिए एक्स और एक्स हीमोफिलिक यानी एच वाला। अब आप इनका क्या करवाइए, क्रॉस करवा दीजिए। अगर आप इसका संकरण इससे कराते तो क्या आएगा, सामान्य स्त्री। अगर इसका संकरण इससे कराएंगे तो क्या आएगा, वाहक स्त्री। इसका संकरण इससे कराएंगे तो क्या आएगा, सामान्य नर। इसका संकरण इससे कराएंगे तो क्या आएगा, प्रभावित नर। क्या आ जाएगा, प्रभावित नर। तो देखो स्त्री वाहक थी, कौन थी, स्त्री वाहक थी, लेकिन प्रभावित कौन हुआ, प्रभावित हुआ नर। तो ये क्या आपके पास में हीमोफिलिक, हीमोफिलिक नर। ये क्या है, सामान्य स्त्री। ठीक है, सामान्य स्त्री आ गई है। ये क्या है, वाहक स्त्री। ठीक है, और ये क्या है, सामान्य स्त्री, यानी कि यहां पे जो है वो सामान्य नर है बेटा ये। ठीक है, तो जब स्त्री वाहक होती है तो 25% संभावना है कि नर को हीमोफीलिया हो सकता है, और 25% एक वाहक स्त्री भी पैदा हो सकती है, और 25% सामान्य नर, और 25% क्या हो सकता है, सामान्य स्त्री भी पैदा हो सकती है। समझ रहे हैं, कब, जब स्त्री क्या हो, वाहक हो। इनको समझने के लिए एक ये डब्बे में मैं लिख रहा हूं, ये 3 चीजें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब X और X के ऊपर H आ जाए तो ये कहलाती है वाहक स्त्री। जब X के ऊपर H और दोनों X के ऊपर H आ जाए, मतलब यहां पे अप्रभावी जीन प्रभावी हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास में हीमोफिलिक स्त्री या प्रभावित, जिसको हीमोफीलिया हुआ है। और X, H और Y आ जाए तो ये होता है हीमोफिलिक नर। नर कभी भी वाहक नहीं हो सकता है, क्योंकि नर के पास में एक ही X गुणसूत्र होता है। क्या होता है, एक ही X गुणसूत्र होता है, इसलिए नर कभी भी वाहक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका केस नंबर 2 की बात करके देखें अपन। अगर केस नंबर 2, केस नंबर 2 में अपन एक काम करते हैं, हीमोफिलिक नर ले लेते हैं। क्या करते हैं, हीमोफिलिक नर और सामान्य मादा। ठीक है, सामान्य मादा, हीमोफिलिक नर और सामान्य मादा। हीमोफिलिक नर मतलब एक्स एच वाई, आ गया एक्स और एक्स। यदि हम इनका संकरण करवाते हैं तो युग्मक पहले बनाइए, युग्मक में आ गया एक्स एच और वाई, इधर आ जाएगा आपके पास में क्या, एक्स एक्स। यदि मैं इसका संकरण इससे करवाता हूं तो क्या आता है, एक्स एक्स एच। ये वाहक स्त्री है। ठीक है, क्या है, एक्स एक्स एच। एक ही एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन आया है, तो ये क्या है, वाहक स्त्री है। यदि मैं इसका संकरण इससे कराता हूं तो ये भी मेरे पास में क्या है, वाहक स्त्री है। क्या है, वाहक स्त्री। यदि मैं इसका संकरण इससे कराऊंगा तो क्या आएगा, सामान्य नर। ठीक है, और यहां पे मैं इससे कराऊंगा तो क्या आएगा, सामान्य नर। अर्थात सुनना, यदि कोई हीमोफिलिक नर है, कौन है, हीमोफिलिक नर है, और सामान्य मादा है जिनका विवाह होता है, तो कोई भी बच्चे को हीमोफीलिया नहीं होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। लेकिन यदि फीमेल हो रही है तो ये आपके पास में क्या है, वाहक है। क्या है, ये वाहक मादा है ये, और ये सामान्य नर है। तो अब इस पीढ़ी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगली पीढ़ी में यदि इस वाहक मादा का विवाह, किसका, इस वाहक मादा का विवाह सामान्य नर से हो गया, तो 25% संभावना आ जाएगी क्या, हीमोफिलिक नर के आने की। समझ रहे हो, किसके आने की, हीमोफिलिक नर के आने की रे, है ना।
तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है, इसलिए मैंने केस बताया। अगर आप इसका और पेडिग्री एनालिसिस करो, मतलब आगे वंशागति विश्लेषण करो, और इसका विवाह जैसे ये है, अगर इसका विवाह हम सामान्य नर के साथ में करवा दें, तो यहाँ पे अगर x और y आ गया, और इधर मेरे पास में क्या क्या आ रहा है, x और xh आ रहा है, तो ये y गुणसूत्र जब इस xh के साथ में मिलेगा तो ये आ गया नर अफेक्टेड, आ गया नर अफेक्टेड ना। तो दूसरी आगे की तरफ की संभावना को देखना बड़ा अनिवार्य है, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन यदि इसका विवाह अगर सामान्य नर के साथ में हुआ तो डेफिनेटली उसके बच्चों में 25% संभावना आ जाएगी किस चीज की, हीमोफीलिया होने की। समझ रहे ना, क्या आ जाएगी संभावना, क्या आ जाएगी, 25% आ जाएगी हीमोफीलिया होने की। यह बात आपको यहां पे दिमाग में, जहन में बिठानी पड़ेगी। अब अगर अपन एक केस नंबर 3 लेके देखें, केस नंबर 3 में हमारे पास में क्या है, प्रभावित नर यानी हीमोफिलिक नर है। कौन है आपके पास में, हीमोफिलिक नर है मेरे पास में, और यहां पे क्या है हीमोफिलिक, इसमें क्या लिया था अपन ने, हीमोफिलिक नर और सामान्य मादा ली गई थी, इसमें हीमोफिलिक नर ले लिया अपन ने, और एक बार वाहक मादा को ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लेते हैं, वाहक मादा। तो हीमोफिलिक नर जो आ रहा है आपके पास में, इसके अंदर क्या रहेगा, XYH आ गया। यहां पे वाहक मादा में एक X गुणसूत्र पे क्या आएगा, H आएगा। यदि मैं इन दोनों को सेपरेट आउट कर देता हूं, XH और Y, यहां पे मैं सेपरेट आउट कर देता हूं X और XH, अब मैं संकरण कराता हूं तो क्या संभावना रहती है, देखिए नर को हीमोफीलिया ऑलरेडी है और मादा वाहक है, तो इधर पर संभावना रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इधर ही संभावना रहेगी 25% की मादा भी इसमें प्रभावित होगी, बाकी कहीं भी किसी भी केस के अंदर फीमेल तो अफेक्टेड हो ही नहीं रही है। तो इसका संकरण जब मैंने इससे करवाया तो क्या आया, X और XH, इसका संकरण इससे करवाया मेरे पास में तो क्या आएगा, XH XH, ये आ गई मादा। ठीक है, जिसको क्या है, हीमोफीलिया है। इसका संकरण इससे कराया तो क्या आया, XY, और इसका संकरण इससे कराया तो क्या आया, XH एंड Y। तो क्या संभावना, अपन को तो मेन चीज चाहिए थी कि मादा कब अफेक्टेड होगी, मादा सिर्फ एक ही केस में अफेक्टेड हो रही है जिसमें हीमोफिलिक नर है और वाहक क्या है, यहां पे मादा है। समझ गए, तो वाहक मादा यहां पे, तो यहां पे क्या आ गई, मादा हीमोफिलिक है, ये क्या है आपके पास में, मादा हीमोफिलिक आ गई है, और ये आपके पास में क्या आ गया, मादा वाहक आ गई है आपके पास में। ठीक है, इधर क्या आ गया, नर सामान्य आ गया यहां पे, और ये नर भी क्या हो गया, अफेक्टेड आ गया, नर हीमोफिलिक आ गया है। क्या आ गया, नर हीमोफिलिक आ गया। अंडरस्टैंड, ये आपके पास में पेडिग्री एनालिसिस रहता है इसका, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वन मोर चीज, एक केस और देख लेते हैं अपन लोग। किसी तरह की कोई भी चीज अपने पास में रहनी नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि एक सामान्य नर है जिसका विवाह हम एक हीमोफिलिक स्त्री के साथ में करवाते हैं, तो क्या संभावनाएं रहती है। यहां पे दोनों युग्मक अलग किया XY, यहां पे किया XH और XH, इसका संकरण इससे कराया तो क्या आया, XH। ठीक है, इसका करवाया तो XH, इसका कराया तो क्या है, XHY। साला मेल को तो अफेक्टेड होना ही होना है, समझ रहे हो। देखो मेल की कोई गलती नहीं थी इसके अंदर, फिर भी मेल अफेक्टेड हुआ। भाई हीमोफिलिक फीमेल थी, क्या थी, हीमोफिलिक फीमेल। यहाँ पे मादा जो है वो क्या आपके पास में हीमोफीलिया है, नर तो एकदम सेफ है, लेकिन बच्चों के अंदर देखें तो अगर लड़का पैदा हुआ तो उसके अंदर आपके पास में 50% पॉसिबिलिटी है, मतलब मेल की तो 100% ही पॉसिबिलिटी है, मेल तो साला अफेक्टेड होगा ही होगा इसमें। ठीक है ना, तो वो क्या हो रहा है, नर हीमोफिलिक आ रहा है। समझ गए मेरी बात को, क्या आ रहा है, नर हीमोफिलिक, और मादा तो दोनों क्या आ रही है, वाहक मादा आ रही है। समझ गए, तो ये केस या ये इनका वंशागति विश्लेषण होता है जिनके बारे में मैंने आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देता हूं, फीमेल्स के ऊपर अगर दोनों के ऊपर XXH आ जाते हैं, यानी ये वाली कंडीशन होती है, तो इनको मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे इनका ब्लीडिंग बंद ही नहीं होता है और बहुत ज्यादा फ्लो होता है। ऐसे में कई बार फीमेल्स की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन याद रखना है इसमें अपने को मेन चीज यही है कि फीमेल तो वैसे भी बहुत ही कम प्रभावित होती है, नर ही इसके अंदर क्या होता है, प्रभावित होता है स्टूडेंट्स।
यहां पे मैंने आपको लिंग संलग्न वंशागति का एक विकार हीमोफीलिया के बारे में अध्ययन करवा दिया है। इन माय नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वर्णांधता, वो भी इसी प्रकार की है, और सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ताकि हम इस चैप्टर को फिनिश कर सकें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।